इसमें अपने फर्स्ट टॉपिक चल रहा है गुप्त काल व मुगल काल में साहित्य कला व स्थापत्य कला का विकास। पेज नंबर 11 तक अपना कार्य हो चुका है। पेज नंबर 12 से अपन शुरू करेंगे। पेज नंबर 12 पर मनुजी लिखता है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पुतवा दिया गया था। मुगल काल के कुछ प्रसिद्ध चित्र एवं चित्रकार हैं। एक कृशकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता वसावन अकबर, साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस मंसूर जहांगीर, बंगाल का एक अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर जहांगीर, तुज्जू के जहांगीरी के मुख पृष्ठ के लिए चित्र अबुल हसन जहांगीर, ड्यूटर के संत पॉल का चित्र अबुल हसन जहांगीर, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र फारूक बेग जहांगीर। मुगल कालीन संगीत कला बाबर अपने साथ मध्य एशिया का संगीत लाया था। बाबर ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था तथा सूफियाना संगीत का अच्छा जानकार था। हुमायूं के गायकों और वादकों की सूची में 29 जो है गायकों एवं वादकों के नाम मिलते हैं। 1536 ईस्वी में मांडू विजय के दौरान हुमायूं ने बच्चू नामक एक संगीतज्ञ को प्राप्त किया तथा उसे दिल्ली ले आया और अपने दरबारी गवैया का स्थान प्रदान किया। अकबर के काल में संगीत का विकास। अकबर का काल संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम काल था। संगीत कला में हिंदू मुस्लिम शैली का प्रयोग अमीर खुसरो से ही प्रारंभ हुआ, जो कि मुगल काल में अकबर के काल से भी विकसित हुई। इस समय चीन तंबूरा सितार और सुरमंडल रबाब आदि प्रमुख वाद्य यंत्र थे। अकबर स्वयं संगीत वादक में प्रवीण था। उसने लाल कुलवंत मियाँ लाल से गायन की शिक्षा ली थी। अकबर स्वयं बहुत अच्छा नगारा नंगाड़ा बजाता था। अकबर के संगीत के प्रति इतना प्रेम था कि उसे अपने समय के वृंदावन के महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास की कुटिया में गाना सुनने जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया था। अकबर के दरबार में संगीत ग्रंथ राग सागर की रचना हुई। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीत कलाकारों को राजाश्रय प्राप्त था, जिसमें तानसेन व बाज बहादुर मालवा का प्रशासक प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर के काल में तानसेन तथा बाज बहादुर के अतिरिक्त कुलवंत, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल तथा बैजू बावरा अन्य प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन के बाद रामदास का दूसरा स्थान था। बैजू बावरा अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था, किंतु यह तानसेन की श्रेणी का संगीतकार था। प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन था, जो ध्रुपद शैली का गायक था। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था, पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ है। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था तथा मृत्यु 1589 में आगरा में हुई थी। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसे अकबर को रीवा के राजा रामचंद्र ने भेंट किया था। ठीक है, रीवा के राजा रामचंद्र ने भेंट किया था। वृंदावन के बाबा हरिदास तानसेन के गुरु थे। तानसेन का पुराना नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने तानसेन को कंठार भरवना विलास क्या है ये कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। कंठार भरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की तानसेन को अकबर ने। दूसरा प्रसिद्ध संगीतकार बाज बहादुर मालवा का शासक था। जहांगीर कालीन प्रमुख संगीतज्ञ। जहांगीर के काल में प्रमुख संगीतज्ञों में तानसेन का पुत्र बिलास खां, हमजान, मक्कू खां, छत्र खां प्रमुख थे। जहांगीर के दरबार में प्रमुख गायक जगन्नाथ व जनार्दन भट्ट थे। जहांगीर ने एक गजल गायक गौकी को आनंद खां की उपाधि दी। एक किसको? गौकी को जो है आनंद खां की उपाधि दी थी।
शाहजहाँ के काल में संगीत का विकास। शाहजहाँ संगीत मर्मज्ञ था। उसका प्रिय राग ध्रुपद था। वह बहुत अच्छा गायक था तथा सूफियाना नृत्य का अच्छा जानकार था। उसके काल में दीवाने खास में प्रतिदिन वाद वादन का संगीत हुआ था करता था। शाहजहाँ के समय खुशहाल खां व विश्राम खां टोडी राग के विशेषज्ञ थे। शाहजहाँ की संगीत प्रियता इस बात से प्रमाणित होती थी कि एक बार उसका दरबारी गायक खुशहाल खां ने टोडी राग गाकर शाहजहाँ को ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया था कि उसने मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण भेजने के राजकीय आदेश पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिया। शाहजहाँ के काल में प्रमुख संगीतकार लाल खां बिलास खां के दामाद खुशहाल खां, विश्राम खां, जगन्नाथ सुखसेन और सूरसेन दुरंग खां पंडित जगन्नाथ थे। इनमें सुखसेन रबाब बजाने में तथा सुरसेन वीणा बजाने में दक्ष थे। शाहजहाँ ने लाल खां को गुणसमुद्र की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब के काल में संगीत का विकास। औरंगजेब संगीत का विरोधी था। उसने संगीत को इस्लाम विरोधी घोषित कर उस पर पाबंदी लगा दी, जबकि वह स्वयं महान वीणा वादक था। औरंगजेब द्वारा संगीत पर पाबंदी लगाने के कारण संगीत प्रेमियों ने इस पाबंदी का विरोध अनोखे तरीके से किया। संगीत प्रेमियों ने तबला व तानपुरे का जनाजा औरंगजेब के महल के सामने निकाला और तो औरंगजेब ने कहा कि इसकी संगीत की कब्र इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज आसानी से बाहर ना निकल सके। क्या बोला उसने? बोला उसको ऐसा दफनाना कि इसकी कब्र बाहर ना निकल सके। औरंगजेब के काल के प्रमुख संगीतज्ञ रसबैन खां, सुखी सेन, रसबैन खां, सुखी सेन, कलावंत हयात, सरसनैन कृपा आदि थे। मुस्तैद खां की मआसिरे आलमगीरी में उल्लिखित की औरंगजेब ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ मिर्जा मुकर्रम खां सफवी से बातचीत के दौरान उससे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट किए। सफवी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि संगीत तो मुबाह है, अर्थात ना तो अच्छा है ना ही बुरा। धार्मिक कट्टरता की वजह से संगीत को संरक्षण न देने के बावजूद भी औरंगजेब संगीत के सिद्धांत पक्ष का ज्ञाता था। फकीरुल्लाह ने मानकुतूहल का अनुवाद राग दर्पण के नाम से करके उसे औरंगजेब को अर्पित किया। मिर्जा मोहम्मद ने भारतीय संगीत संबंधित ग्रंथ तुहफतुल हिंद की रचना की। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 48 के समय हुआ। उसने रंगीला पिया के उपनाम से ख्यालों की रचनाएं भी की थी। मुगल कालीन साहित्य। मुगल काल में साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई। दरबारी इतिहासकारों के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को चगताई तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर द्वारा 1508 से लेके 1519 ईस्वी, 1520 से 1525 ईस्वी, 1529 से 30 ईस्वी के मध्य की घटनाओं का वर्णन न करने के बावजूद भी यह एक अमूल्य ग्रंथ है। मुगल काल में इसका अनुवाद 4 बार पर्शियन फारसी भाषा में हुआ है। कितनी बार हुआ? 4 बार पर्शियन भाषा में हुआ, फारसी भाषा में, पर्शियन भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। हुमायूं के शासनकाल में जैन खां और पायंद हसन ने अकबर के समय में अरबुद्रवाहिम खानखाना ने और शाहजहाँ के समय में मीर अबू तालिब तुर्बाती ने इसका अनुवाद किया। अंग्रेजी भाषा में किए गए अनुवादों में से मैडम बेवरीज द्वारा अंग्रेजी में किए गए अनुवाद को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह तुर्की भाषा से अंग्रेजी में किया गया अनुवाद है। बाबर ने अपने जीवन की घटनाओं के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों की जलवायु, प्रकृति, पशु पक्षी, राजनीतिक स्थिति, विभिन्न व्यक्तियों और शासकों के चरित्र और व्यक्तित्व, युद्ध शैली, जनजीवन आदि सभी के बारे में लिखा। तारिक-ए-रशीदी मिर्जा मोहम्मद हैदर ने इस फारसी भाषा में लिखा था। इसमें उसने बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन किया था। हबीब उस सियार व कानून ए हुमायूनी, इन दोनों ही पुस्तक की रचना
खावंदा अमीर ने फारसी भाषा में की थी। इन पुस्तकों से बाबर की अफगानों के विरुद्ध अभियान का हुमायूं के शासनकाल के प्रथम 3 वर्ष 1530 से 33 ईस्वी का वर्णन इसमें प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है। हुमायूंनामा बादशाह अकबर के आग्रह पर बाबर की पुत्री और हिंदाल की बहन गुलबदन बेगम ने इस ग्रंथ की रचना की फारसी भाषा में की थी। इस ग्रंथ की एकमात्र पांडुलिपि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में उपलब्ध है। ताजकीरात उल वाक़ियात बादशाह अकबर के आदेश पर जौहर आफ्ताबची ने फारसी भाषा में इस ग्रंथ की रचना की। जौहर आफ्ताबची वर्षों तक बादशाह हुमायूं की व्यक्तिगत सेवा में रहा था तथा उसके सैनिक अभियानों में तथा उसके भगोड़े जीवन के समय में उसके साथ रहा था। इस कारण इस ग्रंथ को हुमायूं के चरित्र, उसके जीवन की घटनाओं, उसके दुर्दिनों की स्थिति, अकबर का जन्म और अकबर की बाल्यावस्था के विषय में प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। तवारीख-ए-दौलत-ए-शेरशाही हसन अली खान ने इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ से शेरशाह के व्यक्तित्व, जीवन और शासन के बारे में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। तारीख-ए-शेरशाही अथवा तोहफ़ा-ए-अकबरशाही अब्बास खां सरवानी ने अकबर के आदेश पर इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा। अब्बास खां ने केवल उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया जिनका ज्ञान उसने उन व्यक्तियों से प्राप्त किया जिनको उस घटनाओं का ज्ञान था। वाक़ियात-ए-मुश्ताकी इसे शेख रिज़्क़ुल्लाह मुश्ताकी ने फारसी में लिखा। मुश्ताकी ने शेरशाह के काल की कुछ मुख्य घटनाओं का वर्णन किया। उसके अनुसार फरीद को शेर खां की उपाधि एक चीता मारने के उपलक्ष्य में नहीं अपितु एक दृढ़ किले को जीतने के उपलक्ष्य में दरिया खान ने दी थी। तारीख-ए-शाही जहांगीर के समय में पूर्ण किए गए अहमद यादगार के इस ग्रंथ को अधिक विश्वसनीय स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, अधिक विश्वसनीय स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये किंवदंतियों पर आधारित है। किस पर आधारित है? किंवदंतियों पर यह आधारित है, तो इसको विश्वसनीय स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, क्योंकि यह किंवदंती पर आधारित है। फिर भी इसमें शेरशाह द्वारा किए गए अभियानों के विषय में सही जानकारी मिलती है। इसमें शेरशाह की मुद्रा प्रणाली का उल्लेख है। तारीख-ए-फरिश्ता फरिश्ता पहले अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह की सेवा में था। इसके पश्चात वह बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की सेवा में चला गया। वहां उसने इस ग्रंथ को लिखा जो ऐतिहासिक ग्रंथ की दृष्टि से बहुत उपयोगी माना गया है। तारिक-ए-दाऊदी अब्दुल्ला ने संभवतः जहांगीर के शासनकाल में से लिखा था। उसने अपना विवरण बहलोल लोदी के शासनकाल से आरंभ किया, यद्यपि उसने विस्तृत रूप से शेरशाह के शासनकाल के बारे में ही लिखा है। अकबरनामा इस ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरे व तीसरे भाग में बादशाह अकबर के काल का 1602 ईस्वी तक का वर्णन किया गया है। आईन-ए-अकबरी यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। इस ग्रंथ को अबुल फजल ने 3 भागों में लिखा था। इसमें अबुल फजल ने अकबर के शासन, प्रबंधन, कानून, नियम आदि का वर्णन किया है। आईन-ए-अकबरी में राजनीतिक इतिहास नहीं है, अपितु शासन, साहित्य, संस्कृति, धर्म एवं कला आदि का विवरण है। तबकात-ए-अकबरी इस ग्रंथ को निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। तबकात-ए-अकबरी 3 भागों में विभाजित है। इसमें भारत के मुस्लिम शासन के स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक के इतिहास का वर्णन है। ठीक है, इतिहास वर्णित है। तबकात-ए-अकबरी को पक्षपात रहित ग्रंथ भी माना गया है। कौन सा ग्रंथ माना गया? पक्षपात रहित ग्रंथ भी इसको माना गया है। उसने बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं के स्थान पर मेहंदी ख्वाजा को सिंहासन पर बैठाने के षड्यंत्र का भी वर्णन किया। मुंतखब उत तवारीख अथवा तारिख-ए-बदायूनी इसका लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी था। बादशाह अकबर के समय में वह इमाम के पद पर रहा। अकबर ने उसे अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया और उसने उसे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना तथा अन्य भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने का उत्तरदायित्व सौंपा। बदायूनी अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा का विद्वान था। उसने कई अरबी और संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया। संस्कृत के ग्रंथों में उसने महाभारत, रामायण,
राज तरंगिनी, सिंहासन बत्तीसी आदि का अनुवाद फारसी भाषा में किया। तुजुक ए जहांगीरी, यह जहांगीर, तुजुक ए जहांगीरी जो है यह जहांगीर ने अपने स्वयं सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक लिखा। बाद में अपने स्वास्थ्य के खराब हो जाने के कारण उसे लिखने का उत्तरदायित्व अपने बख्शी मोतमिद खां को सौंप दिया, जिसने उसे जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक पूरा किया। इकबालनामा को मोतमिद खान ने लिखा था। पादशाहनामा, 3 दरबारी इतिहासकारों ने अपने अपने ग्रंथों का नाम पादशाहनामा लिखा। इन सभी ने मूलतः शाहजहां के काल के इतिहास को लिखा। अब है आगे मुंतखाब उल लबाब या तारिक ए साफी खां। इसका लेखक हाशिम काफी खां था। काफी खान ने औरंगजेब के काल के इतिहास को विस्तृत रूप से लिखा। नुस्खा ए दिलखुशा, इस ग्रंथ का लेखक भीमसेन था। भीमसेन के ग्रंथ से औरंगजेब के काल के इतिहास पर, मुख्यतः दक्षिण भारत के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। खुला सात उत तवारीख, इसके लेखक सुजान राय खत्री था, जो पटियाला का रहने वाला था। सुजान राय ने इस ग्रंथ में महाभारत पांडवों से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक के समय के इतिहास को लिखा है। महत्वपूर्ण गुप्तकालीन ग्रंथ पुस्तक है और लेखक तारिक ए दाऊदी अब्दुल्ला। तारिक ए दाऊदी अब्दुल्ला। मीरात ए आमर्दी जो है गुजरात का इतिहास अली मोहम्मद खां। तवारीख ए बंगला, बंगाल का इतिहास सलीमुल्लाह। तारिक ए मोहम्मद कुतुब शाही, गोलकुंडा का इतिहास हबीब उल्लाह। मोहम्मद नामा, बीजापुर का इतिहास जहूर बिन जौहरी। तारिक ए कश्मीर का इतिहास हैदर मलिक। तुजु के बाबरी, बाबरनामा बाबर। दीवान काव्य संग्रह बाबर। रिसाल ए उसज, खत ए बाबरी बाबर। मुबाइयान बाबर। हबीब उस सियार। कानूनी हुमायूनी। खोद अमीर, ख्वादामीर। उसके बाद हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। ठीक है, ये क्या चल रहा है मैं बता देता हूँ वापिस। ये पुस्तक और उसके लेखक चल रहे हैं। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री। तारीख रशीदी, मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर। दोगलत, बाबर का मौसेरा भाई। तज़किरातुल वाक़ियात, जौहर आफताब बच्ची, हुमायूं का नौकर। तारिक शाही अहमद यादगार। तारिक सलानीती अफ़गान अहमद यादगार। तारिक दौलत शेरशाही, हसन अली खां। वाक़ियात ए मुश्ताकी, लोधी सूरकाल, रिज़्क़ुल्लाह मुश्ताकी। तूफ़ात ए अकबर शाही अथवा तारिक शेरशाही, अब्बास खां सरवानी। शेरशाह की जानकारी। तारिक अकबरी, आरिफ कंधारी। नफ़ाइल उल मासिर, मीर उल्ला उद्दौला कज़वीनी। मुख्तखब उत तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी। तबकाते अकबरी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। तारीख़ अल्फ़ी, अकबर के आदेश पर 1000 वर्ष का इतिहास लिखवाया गया। कितने वर्ष का इतिहास लिखवाया गया? 1000 वर्ष का इतिहास लिखवाया गया। मुल्ला मोहम्मद दाऊद, नकीब खां जाफ़र बेग, मौलाना अहमद बदायूनी। मासिर रहीमी, अब्दुल बाकी। अकबरनामा एवं तारिक ए हुमायूं शाही। शेख इलाहादाद फैजी सरहिंदी। तुजु के जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा जहांगीर। इकबालनामा ए जहांगीरी, मोतमिद खां। मासिर जहांगीरी, ख्वाजा कामगार दरियत खां। इंतखाब ए जहांगीरी शाह। अपचिरित लेखक सियासतनामा निजामुल मुल्की तुसी। तारिक ए खाने जहानी मखजानी अफ़गानी नियामत उल्ला। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी।
पाशानामा मोहम्मद अमीन कजविनी। पाशानामा मोहम्मद वारिस। शाहजहानामा इनायत खां मोहम्मद ताहिर। शाहजहानामा मोहम्मद सादिक खान। अमले साले मोहम्मद साले। चहार चमन चंद्रभान। जुबदातुल तबारीख नूर अल हक। वाक़यात असद बेग। तारीख ए फरिश्ता गुलशन ए इब्राहिमी। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता। आलमगीर नामा काजिम शिराजी। आलमगीर नामा हातिम खां। वाक़यात ए आलमगीरी आकिल खां। ठीक है, वाक़यात आलमगीर को ना आकिल खां। आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। मासिर आलमगीरी मोहम्मद साकी मुश्ताक खां। फुताहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन सक्सेना बुरहानपुरी। खुलासत उत तवारीख सुरजन राय भंडारी। मुंतखब उल लुबाब खफी खां मोहम्मद हाशिम। मजम उल बहरीन दारा शिको। सियारुल मुत्खरीन गुलाम हुसैन। संस्कृत हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथ। क्रम संख्या, पुस्तक का नाम और उनके लेखक। फर्स्ट है पद्मावत हिंदी मलिक मोहम्मद जायसी। फारसी प्रकाश फारसी संस्कृत शब्दकोश पदम शंकर। अल्लोशनिश संस्कृत फैजी। सर्वदेश वृत्तांत संग्रह संस्कृत महेशदास। विनय पत्रिका कवितावली दोहावली गीतावली रामचरितमानस अवधि तुलसीदास। जहांगीर चंद्रिका वीर सिंह देव। चरित्र कविप्रिया केशवदास। रसगंधार गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ। प्रेम वाटिका रसखान। सुरजन चरित्र महाकाव्यम चंद्रशेखर। अब है अनुदित पुस्तकें हैं। पुस्तक का नाम और उनके लेखक है महाभारत रजबनामा। लेखक मुल्लाशेरी नकीब खां बदायूनी। शेख सुल्तान हाजी फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवादन हुआ। रामायण बदायूनी नकीब खां शेख सुल्तान फैजी। अर्थवेद हाजी इब्राहिम सरहिंदी। लीलावती नल दमयंती वेदांत फैजी। भगवत पुराण राजा टुडरमल। हरिवंश पुराण मौलाना शेरी। राजतरंगिनी बहर उल अस्माद मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी। भगवत गीता योग वशिष्ठ दारा शिको। सिर ए अकबर 52 उपनिषदों का दारा शिको हो। पंचतंत्र अनवार ए सुहेली अबुल फजल। कालिया दमन अयार ए दानिश अबुल फजल। यह भी जाने मुगलकालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय का लेखक था चक्रकावी। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था अब्द अल हक अमानत खान शिराजी। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ प्रारंभ की थी? ग्वालियर में। गुलबदन क्या है? कपड़े की रंगाई की एक पद्धति। चित्रकार साइफा बानो व नादिर बानो किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर। हुमायूं खान ने खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद। बादशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? लाहौर में। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा का पूरा किया गया था 7 वर्षों में। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? अकबर ने। कौन मखफी उपनाम से रचनाएं करती थी? जहां आरा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली। महजर नामक दस्तावेज का पाठ जिनके माध्यम से अकबर ने धार्मिक मामलों में सर्वोपरि निर्णायक की भूमिका ग्रहण की थी, निम्न में से किस ग्रंथ से मिलता है? मुत्खबा उत तवारीख। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रहते थे रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। किस बादशाह का काल हिंदी कविता का स्वर्णकाल माना जाता है? अकबर। औरंगजेब के शासनकाल का आधिकारिक इतिहासकार था मोहम्मद काजिम। इस शिकायत की जजिया के तहत लाखों में इकट्ठा की गई रकम का थोड़ा सा हिस्सा शाही खजाने की तक नहीं पहुंचता था। औरंगजेब के काल में किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया था? खाफी खां। श्री कृष्ण मिश्र की रचना प्रबोध चंद्रोदय एवं का फारसी अनुवाद के शीर्षक से किया गया है? गुलजारे हाल।
मोरलैंड ने राजनीति इतिहास किस परिप्रेक्ष्य में लिखा था? आर्थिक विकास के संदर्भ में। अबुल फजल ने किस ग्रंथ के साथ मिलकर अकबरनामा की रचना की थी? शेख फैजी सरहिंदी। किस मुगल बादशाह ने इस्लाम का 100 वर्ष का इतिहास लिखवाया? अकबर। तुलसीदास किस मुगल शासक का समकालीन था? अकबर। W.H. मोरलैंड के आकलन के अनुसार सन 1600 में भारत की आबादी थी 10 करोड़। ताजमहल के शिल्पी वेनिस इटली निवासी जो जेरोनिमो वेनेरियो वेरिनियो। 1857 क्रांति के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेज अधिकारी हडसन ने किस प्रसिद्ध मकबरे से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से। मुगल कालीन बाग व उद्यान भारतीयों का एक प्रमुख देन है, यह कथन है V.S. स्मिथ का। अकबर के काल में व्यंग्य चित्रों का विशेषज्ञ था मीर सैयद अली। मैं उन लोगों से घृणा करता हूँ जो चित्रकला से घृणा करते हैं, कथन है अकबर का। किस मुगल सम्राट के काल में मनुष्य की आकृति का अंकन चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? जहांगीर के समय। किस चित्रकार ने मानसिक संतुलन खराब होने के कारण आत्महत्या कर ली थी? दसवंत ने। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बिहजाद को। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था, उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्त-ए-ताउस का वर्णन किया, उसका नाम था ट्रेवेनियर। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। आईन अकबरी के अनुसार दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियर भारत आया था। 16वीं सदी में मुकुंद राम चक्रवर्ती ने एक बंगाली कविता चंडी मंगल लिखी थी। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। मुगल भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालता आईन अकबरी का एक अंश हमल गुजार सिर्फ नकद लेने की आदत न डालें, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कणकुंत है। हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज और कुंत अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग बुलंदियों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक को दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे बाहुली भी कहते हैं, में फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी में बंटवारा करते हैं, लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत भी रखते हैं। तीसरे, खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे लाग बटाई, फसल काटने के बाद ही उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं और हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उससे मुनाफा कमाता है। इटली के एक यात्री जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। आईन अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आईन अकबरी को शाही नियम, कानून और सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। आईन अकबरी 5 भागों दफ्तर का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का वर्णन कर देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग सिपह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जानकारियाँ शामिल है। तीसरा, मुल्क आबादी, वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व की दरों के आंकड़ों को विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। नस्तलित अकबर की पसंदीदा लेखन शैली थी। यह एक ऐसी शैली थी जिसमें लंबे, सपाट, प्रभावी ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता है, के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता है। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है।
इसकी 3 जिल्द दफ्तर है और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्रवर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह की शासन 1627 से 47 के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खां ने सुधार किया। बुढ़ापे की अशक्तताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। फर-ए-इज़्ज़दी दैवीय प्रकाश के विषय में अबुल फजल ने प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 1191 में मृत के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। अबुल फजल सुलह-ए-कुल पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। सुलह-ए-कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, परंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। वह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है: जीवन, जन, धन, माल, सम्मान, नामस और विश्वास, दीन, और इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों के हिस्से की मांग करता है। चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान लिखी अपनी पुस्तक 4 चमन 4 बारह में मुगल अभिजात वर्ग का वर्णन किया है। अबुल हसन ने 2 शासकों जहांगीर व सफावी शाह अब्बास को मित्रवत गले लगाते हुए प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाया था। पेज नंबर 17 तक कार्य हुआ है।